हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और इसके पहले हमने जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं उम्मीद करता हूं उसे आप लोग देख लिए होंगे या कि प्लेलिस्ट विजिट कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, कंप्लीट पुराने सेशन के भी और नए सेशन के भी। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसका हम सदिश निरूपण करेंगे। उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभी पूछ दिया जाता है और आपके सिलेबस में इसलिए बताना जरूरी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कूलाम ने बताया क्या। कूलाम का नियम जो होता है बिंदु आवेश के लिए ही पालन होता है, यानी कूलाम का जो नियम लगता है केवल बिंदु आवेश के लिए लगता है। तो कूलाम ने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चर्चा तो करना पड़ेगा, पृष्ठभूमि तो देखना पड़ेगा। कूलाम ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेश है, ठीक है, उनके बीच की दूरी r है, तब उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों बलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो Q1 Q2 बटे r स्क्वायर ये चीज है ना। ये बताया किसने, कूलाम ने। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और इसे SI पद्धति में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम था कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है। ये चीज हमने पहले कर लिया है, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे और इसको समझे होंगे। यही चीज हम पहले लेकर चलेंगे, इसके बाद हम इसका सदिश निरूपण करेंगे, क्योंकि यहीं से तो हम इसका सदिश निरूपण करेंगे। सिंपल और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि माना दो आवेश, माना Q1 व Q2, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है। माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी r है, जिनके बीच की दूरी r है। तब कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और इसको आप समीकरण 1 दे दो, जरूरत पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जरूरत पड़ेगा। क्रम से चर्चा करेंगे कि दो बिंदु आवेश है तब उनके बीच कितना बल लगता है। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। हम मान के चलते हैं त्रिविम, यहाँ पर स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। ये आपका त्रिविमीय फील्ड है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष मानकर चल रहे हैं। अब हम मान के चलते हैं इस त्रिविम क्षेत्र में दो बिंदु आवेश, एक हमारा यहाँ पर आवेश उपस्थित है, एक हमारा यहाँ पर आवेश उपस्थित है। इसको Q1 मान के चलते हैं, इसको Q2 मान के चलते हैं। दो आवेश है तो मान के चलना पड़ेगा, एक आपका Q1 है और दूसरा Q2 है। अब इसको हम यहाँ पे मूल बिंदु ले लेते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थित सदिश कितनी होगी, जरा ध्यान देना। यदि मैं मूल बिंदु से लूं तो Q1 का स्थित सदिश R1, वो भी वेक्टर फॉर्म में सदिश बोल रहा है ना। यदि Q2 का R2, वो भी सदिश फॉर्म में। इनके बीच की दूरी मैंने लेकर चला भैया r, तो ये Q1 से Q2 के बीच की दूरी कितनी है, r, ठीक, r है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इनका एकांक सदिश यदि हम निकालें, एकांक सदिश क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको कि यदि Q1 के सापेक्ष Q2 का, देखो जरा r है, Q1 के सापेक्ष Q2 का, इसकी दिशा इधर बताएगी, ठीक है, इधर बताएगी। समझिएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। R21 का मतलब है 1 के सापेक्ष 2 की स्थित, मतलब एकांक सदिश, ये आपका Q1 से Q2 की ओर क्या बताता है, दिशा बता रहा है। इसी प्रकार यदि Q2 के सापेक्ष Q1 की हम एकांक सदिश निकालें तो ये 2 के सापेक्ष 1 की, ये आपका कैप हो गया, ठीक है। नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं तब दिखेगा। मैंने क्या कहा, r दूसरे के कारण पहले की ओर एकांक सदिश, तो r कैप हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों आवेश हैं,
दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। मैं मान के चलता हूं ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जो Q1 है वो Q2 की दिशा की ओर मारेगा धक्का, और जो Q2 है वो Q1 की ओर मारेगा। देखना जरा, तो जो आपका Q1 है वो किधर धक्का मारेगा? Q2 की ओर। किसने धक्का मारा? 1 ने मारा। किस पर? 2 पर। तो ये आपका F21 हो गया, यानी दूसरे पर, पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल Q1 के सापेक्ष Q2 पर लगने वाला बल है। ठीक है, इसके बाद मैं यदि कहूं कि ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा, जो Q2 मारेगा धक्का, तो किस पर लगेगा? 1 पे लगेगा, इसलिए आपका हो जाएगा F12, वो भी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि एक निश्चित दिशा पे हो रही है। तो ये आपका बन जाता है डायग्राम। डायग्राम बनाने का तात्पर्य प्यारे बच्चों सदिश रूप कर रहे हो, इसलिए मैं यहां पर कंप्लीट कर दिया। अब मैं यहां पूरा लिख दूं कंप्लीटली, पूरी तरह से, कि R1 क्या है। R यदि मैं पहले लिख लूं R1 क्या है, ठीक है, तो R1 क्या है भैया? Q1 की स्थित सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा भैया? R2 मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थित सदिश। R2 मैंने क्या कहा? मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष किसकी स्थित सदिश? Q2 की स्थित सदिश। समझ में आया? अब जरा देखना, आपका है R21 एक है और R12 एक है। पहले के कारण दूसरे की ओर, यानी पहले से दूसरे की ओर, पहले से दूसरे की ओर ये क्या है? एकांक सदिश। क्या है? एकांक सदिश। और ये दूसरे से पहले की ओर, मतलब Q2 आवेश से Q1 की ओर दिशा बताता है, उसे हम बोलेंगे क्या? एकांक सदिश। यहां तक क्लियर हो तो आगे चलें। हम यदि यहां पर देखें 2 की ओर दिशा बता रहा ना, 2-1 का मतलब 1 से 2 की ओर, 1 के सापेक्ष 2, तो हम यहां पर लिख सकते हैं Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष Q1 का एकांक सदिश। क्या? एकांक सदिश यहां पर लिखकर चलोगे। यहां पे बताओ भाई साहब, तो Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष Q2 का एकांक सदिश। क्या? एकांक सदिश। ठीक, और बताओ आप, यहां तक मैंने कहा R1 क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश। R2 क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थित सदिश। अब मैंने कहा था 1-2 यानी दूसरा है ना, दूसरे के कारण पहले की ओर जो, यानी Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश, यानी जो दिशा बता रहा होता है, ये दिशा को बताता है, तो Q2 से Q1 की ओर बता रहा है। अब जब 1 से 2 की ओर, तो आपका 2 का है ना, 2 का है यहां पर, इसलिए 2 का एकांक सदिश 1 के कारण, तो 2-1 कर दिए। यहां तक यदि क्लियर हो तो आगे चले हम। यहां तक कंप्लीट है, अब आगे समझो। यदि Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल लगने वाला बल कितना होगा? 2 के सापेक्ष 1 पर लगने वाला F1 हो तो, अब देखना यहां पे आपको डाउट हो जाएगा। मैं कह दिया F वेक्टर, F का मान कितना है समीकरण 1 से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर ध्यान देना, ये किस पर? 1 पर लग रहा, किसके कारण? 2 पर, तो डिस्टेंस भी ऐसे ही लेंगे R, 1 के कारण किस पर? सॉरी 2 के कारण 1 पर, यानी 2 के कारण 1 पर। पहले आवेश के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर लिखना पड़ेगा R12 का कैप। अब कहां से आ गया ये चीज आपको दिक्कत डालेगी। थोड़ा सा यहां पर मैं ब्रैकेट में समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान देना। ब्रैकेट में थोड़ा सा आप समझ लो। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? देखिए, आप लोग पढ़े हैं एकांक सदिश वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए।
सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बटे ए, ठीक है ऐसा। यदि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर ए बराबर कितना आ जाएगा ए, यानी ये परिमाण बताता है और ये इसकी दिशा बताती है। तो यहां तक जो हमने बताया ये परिमाण था, ये देख लो परिमाण है। आर भैया यहाँ स्क्वायर है, यहाँ R12 कर दिया, क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल आर है, जो स्मॉल आर है, जहां आर और R12 दोनों क्या है बराबर हैं। हमने 1-2 लिया है, मतलब दूसरे के सापेक्ष पहले, है ना, दूसरे के सापेक्ष पहले आवेश के लिए लिया है, तो 1-2 कर दिया है। और यदि नहीं करना है तो आप यहाँ आर भी रहने दो, कोई गलत नहीं कर सकता। इसको हम यदि 1-2 लिख रहे हैं, यदि आप भूल भी गए हैं तो फिर आपका कोई गलत नहीं कर सकता। एक चीज यहाँ पर आप समझ लिए, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो परिमाण के साथ कैप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप 11th क्लास में पढ़े हो। कहाँ पढ़े हो भाई साहब? 11th क्लास में पढ़े हो। देर किस बात की, इतना समझ में आ गया। आगे चले, इसके स्ट्रेटजी देखो, ये जहां आर और R12 ये दोनों समान है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये डायग्राम यहां तक क्लियर है। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है, चलो Q2 आवेश के कारण, यदि Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल किस पर लग रहा है? यहां पर Q2 के कारण Q1 पर लगा था, तो Q1 के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगेगा बल, Q1 के कारण 2 पर लगेगा हो, तो देखना जरा, सेम प्रोसीजर है। मैंने कहा ना कि आपका यदि वेक्टर फॉर्म में है तो इसका परिमाण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप समीकरण 2 दे दो, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और हमने कहा इसको कैप के रूप में लिखना है, लेकिन यहां पर दिशा बता रहा है 2 1 2 1, और इसको आप समीकरण 3 दे दो। यहां तक आपने कर लिया। यदि यहां तक आप कर लिए तो बस आपका सदिश निरूपण कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। यहां तक यदि आप कर लिए तो आपका सदिश निरूपण कंप्लीट ही होने वाला है। यहां मैंने कहा कि जहां R बराबर R21 दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब देखो जरा, आपको पता है चाहे R12 ले ले चाहे R21 ले ले, ये दोनों बराबर होंगे, बस विपरीत होगा, क्योंकि आखिर के ये दोनों दिशा के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। कैप लगाते तो उसकी दिशा बताता है, ऐसा तो है नहीं। तो चूंकि हमको पता है, चूंकि हम जानते हैं कि जो R12 कैप है वो R21 कैप के बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होगा। विपरीत क्यों होगा? विपरीत इसलिए होगा क्योंकि दिशा में विपरीत है। एक Q1 से Q2 की ओर बता रहा है, एक Q2 से Q1 की ओर बता रहा है। अब जरा देखो, यदि मैं कह दूं इसकी वैल्यू यहां पे रख दूं, समीकरण 2 पे रख दूं, देखना जरा, समझना कोशिश करना। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है? F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, कोई मतलब का नहीं है, R12 या 21 ले लो। अब देखो, जो आपका एकांक सदिश R12, इसकी वैल्यू कितनी है? -R21। अब ये पूरा का पूरा देखो, R21 कहा यहाँ पे है ना, और ये कहा मैं R21 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये R की बोल दिया या स्थित कंडीशन बताया है। R जो है R21 के बराबर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इस दिशा यहाँ पर एकांक मतलब दिशा लगे, एकांक सदिश लगे, मतलब ये कैप ये दिशा बता रहा है, इसलिए इसकी मैं तुलना इससे कर दूं। जी हाँ, ये क्या था?
2 1 था। क्या था? 2 1 था। तो यहां पर मैं इसके जगह, पूरे के जगह ऐसा लिख सकता हूं 1 2 बराबर माइनस F21। जी यही प्रूव करना था, ये कंप्लीट हो गया। ये न्यूटन के तीसरे नियम के समान होता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये कहां से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से मैंने रखा और ये समीकरण 2 से लिया था। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। इतना ही कूलाम का नियम और कुछ भी नहीं है, इतना ही कूलाम का नियम है। यहां पे समझो, ये जो पूरी वैल्यू थी वो आप समीकरण 3 से देख सकते हो। F21 के बराबर था कि नहीं था? था कि नहीं? था कि नहीं? था ना। अब यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? स्पष्टता इस निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, केवल विपरीत दिशा में लगाते हैं, बस हो गया। यानी दोनों आवेश एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाते हैं। F जो आपका Q1 है उतना ही वो Q2 पर लगाता है, Q2 भी उतना ही बल Q1 पर लगाता, बस दिशा उनकी विपरीत होती है। तो आगे देख लें, स्पष्ट है कि दोनों आवेश विपरीत दिशा में बराबर बल लगाते हैं। लिख लो आप लोग, ठीक है? ठीक है, दोनों आवेश एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका कूलाम का नियम होता है केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। तो अब आपकी बारी आ गई है स्क्रीनशॉट लेने की, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चा लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, चले, बाय बाय।